Hello everyone, welcome back to Learn Chemistry with Manpreet. So today we are going to discuss very important CBSE based topic of class 10th, that is chemical properties of carbon compounds. Previous video में हमने कार्बन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर सीखा था. अगर आपको नॉमेनक्लेचर में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं. In this video, we're going to discuss the four important chemical properties जिसमें कार्बन कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं और हमारे सिलेबस में यही 4 रिएक्शंस हैं. The very first important reaction is combustion reaction. ये बेसिक आइडिया हमने फर्स्ट चैप्टर में भी लिया था कि कंबशन वर्ड का मतलब ही होता है किसी चीज को जला देना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाना. और ये रिएक्शंस होती है हर टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन में. फिर है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नाम से पता चलता है कुछ ऑक्सीजन से रिलेटेड है, तो ये भी बोथ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. यहाँ पे बोथ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो मेंशन है, यहाँ पर बोथ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो मेंशन है ये है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात हो रही है. हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एज वेल एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो मैं थोड़ा सा आइडिया बता दूं जिसको नहीं पता है. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ये वो वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बेसिकली अल्केन वाली फैमिली. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिन्हें बोला जाता है वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन में ईदर डबल बॉन्ड आए या फिर कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आए. तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बेसिकली अल्कीन्स और अल्काइंस दोनों फैमिलीज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आती हैं और सिंगल बॉन्ड ऑफ कार्बन कार्बन सैचुरेटेड फैमिली में आता है. कंबशन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शंस सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी देते हैं और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी देते हैं. देन वी हैव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नाम से पता चलता है किसी ने किसी को सब्स्टिट्यूट किया होगा, रिप्लेस किया होगा. तो ये रिएक्शन सिर्फ सैचुरेटेड कार्बन्स में होती है. कौन सा होता है सैचुरेटेड? जस्ट अभी मैंने बताया, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन एटम के बीच में. देन एडिशन रिएक्शन. एडिशन कब होगा? जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन कार्बन होगा. अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो. कंबशन रिएक्शन सिंगल, डबल, ट्रिपल सब टाइप के हाइड्रोकार्बन्स देते हैं एंड सेम इज फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. So now let's move to the combustion reaction. First reaction. Combustion reaction क्या है? देखिए, जब भी कार्बन या कार्बन का कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो वो हमेशा प्रोडक्ट बनाता है CO2 एंड वाटर. इसका मतलब अगर मैंने लिया कार्बन और मैंने उसको ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो यहां बनेगा CO2 एंड H2O. ये फिक्स्ड बात है. अब वो बेसिकली कार्बन हो या कार्बन का कोई भी कंपाउंड हो, जैसे मैंने लिखा CH4 मीथेन. अगर हम मीथेन को भी ऑक्सीजन के साथ कंबस्ट करें तो भी हमेशा CO2 और H2O ही बनेगा हमारा प्रोडक्ट. तो या मैं इसके अलावा इथेनॉल ले लूं, C2H5OH, इट इज इथेनॉल. तो ये क्या है? अब ये कार्बन का कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है बेसिकली. तो इसको भी अगर हम ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो प्रोडक्ट यही बनेगा CO2 एंड H2. तो यही समझाना चाह रहे हैं, कंबशन रिएक्शन में प्रोडक्ट हमेशा फिक्स है. CO2 बनेगा, H2O बनेगा. इसके साथ साथ क्या? इसके साथ साथ ये कि अलोंग विद दिस अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड. इसके साथ साथ रिएक्शन में हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी भी एमिट होगी. इसका मतलब बेसिकली इस रिएक्शन में हमें 4 डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे और हर रिएक्शन के लिए सेम ही आंसर आएगा. तो इट इज CO2 प्लस H2O विद हीट एंड लाइट. मैं ये सेम ही रिएक्शन में लिखूंगी, हर एक रिएक्शन के लिए सेम प्रोडक्ट है इन केस ऑफ कंबशन. बिकॉज किसी भी चीज को जलाते हैं, देखो तो ऑब्वियस सी बात है हीट प्रोड्यूस तो होती है. हीट के साथ साथ उसमें फ्लेम भी आता है, तो मतलब लाइट एनर्जी भी है. यहाँ पे एक एक्टिविटी मेंशन्ड है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर CBSE पॉइंट ऑफ व्यू. बोला है टेक सम कार्बन कंपाउंड्स. कार्बन का कोई भी कंपाउंड ले लो. अब आपके CBSE एग्जाम में लिख सकते हैं कि नैफ्थलीन को हीट किया, कैम्फर को हीट किया, अल्कोहल को हीट किया. तो बेसिकली ये क्या है? ये हमें याद रखना है कि ये सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं.
कार्बन कंपाउंड्स मतलब जिनके अंदर कार्बन होगा, चाहे वो नेफ्थलीन हो, कैम्फर हो, अल्कोहल हो। अगर हम इनको बर्न कर देते हैं तो आपने चेक करना है नेचर ऑफ फ्लेम, कि जो उसको जलाने पे फ्लेम आएगा वो कैसा होगा। देखिए यहाँ पे जो फ्लेम आता है, जो फ्लेम इस रिएक्शन में आता है वो दो तरह का हो सकता है। या तो वो फ्लेम ब्लू आएगा या फिर वो फ्लेम येलो आएगा। ब्लू फ्लेम को हम बोलते हैं क्लीन नॉन सूटी फ्लेम या नॉन स्मोकी फ्लेम, और येलो फ्लेम जो है वो क्लीन नहीं होता, वो सूटी फ्लेम होता है। क्या मतलब है इस बात का? जब भी हम किसी भी कार्बन कंपाउंड को जला रहे हैं तो उसमें से लाइट तो प्रोड्यूस होगी। जैसे देखिए हमारे घर में गैस होता है, स्टोव होता है, उसको आप जलाते हैं तो ब्लू फ्लेम दिखता है ना उसमें। तो अगर ब्लू फ्लेम आ रहा है तो उस बात का मतलब है कि वो क्लीन कंबशन हो रही है, कंप्लीट कंबशन हो रही है। नॉन सूटी मतलब उसमें से स्मोक भी नहीं आएगी, कुछ कार्बन के पार्टिकल्स अनबर्न्ड रह जाते हैं, बिना जले रह जाते हैं, तो वो कालक बन जाते हैं, ब्लैकिशनेस आ जाती है उसकी वजह से, जिसे बोलते हैं नॉन सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम। येलो अगर आ रहा है तो येलो होने का मतलब है कि या तो कंबशन इनकम्प्लीट है, अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही, तो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। अगर इनकम्प्लीट हो रहा है तो मतलब कार्बन का कंपाउंड अच्छे से जल नहीं रहा, अच्छे से बर्निंग नहीं हो रही, तो उसमें कार्बन के पार्टिकल्स अनबर्न्ड रह जाएंगे और वही ब्लैकिशनेस प्रोड्यूस करेंगे, जिसे बोलते हैं सूटी फ्लेम। तो अब इस एक्टिविटी में बोला था कि फ्लेम देखिए और देखिए वेदर स्मोक प्रोड्यूस होती है या नहीं होती है। तो स्मोक कब प्रोड्यूस होगी और कब नहीं होगी, उसके बेसिस पे हम देखेंगे हमारा हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेंशन है एज पर योर सीबीएसई बुक, कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं यानी सिंगल बॉन्ड वाले, उनका हमेशा क्लीन फ्लेम आता है, क्लीन मतलब ब्लू। और जबकि अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं यानी जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनका येलो फ्लेम आता है और वो बहुत सारी स्मोक भी प्रोड्यूस करते हैं, ब्लैक स्मोक। और इस ब्लैक स्मोक की वजह से ही सूटे डिपॉजिट का मतलब होता है अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर मैं आपसे कहूं कि वेसल्स, जो आपके घर में बर्तन हैं, वेसल्स ऑन गैस स्टोव आर गेटिंग ब्लैक सूटी डिपॉजिट एट द बॉटम। तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि अगर आपके घर में बर्तन स्टोव पे रखा है और वो ब्लैक हो रहा है बॉटम से, यानी उसके ऊपर कुछ सूटी डिपॉजिशन आ रही है, तो वो कार्बन के पार्टिकल्स की ही होगी और वो अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स की होगी। इसका मतलब वहां पे हो रहा होगा इनकम्प्लीट कंबशन, ढंग से कार्बन जल नहीं रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, तो कार्बन के पार्टिकल्स बच रहे हैं, अनबर्न्ड रह गए हैं। तो इनकम्प्लीट कंबशन क्यों होगा? जब लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई होगी या अच्छे से ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो उस केस में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन नहीं है तो आपका फ्यूल तो वेस्ट ही हो रहा है ना, यहाँ पे फ्यूल वेस्ट हो रहा है, अनबर्न्ड बच रहा है, जिस वजह से स्मोक प्रोड्यूस हो रही है या सूटी फ्लेम आ रहा है, कालक दिखाई दे रही है बर्तन के ऊपर, आपको ब्लैकिशनेस दिख रहा है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। इसीलिए जो भी गैस स्टोव होता है, गैस स्टोव का जो भी बर्नर होता है, उसके इनलेट्स को अच्छे से क्लीन रखना चाहिए। इनलेट्स के जो पोर्स होते हैं वो क्लीन होने चाहिए ताकि अच्छे से ऑक्सीजन की सप्लाई जा सके उसके अंदर। अगर वो इनलेट्स ब्लॉक हो जाएंगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन अच्छे से एंटर नहीं करेगी, तो आपका फ्यूल वेस्ट होता रहेगा। बेसिकली जो आपका एलपीजी है वो वेस्ट ही हो रहा है। अगर येलो फ्लेम आ रहा है और बर्तन काले हो रहे हैं तो इट कंफर्म्स कि वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। जब तक क्लीन फ्लेम है, मतलब ब्लू फ्लेम है और सूटी डिपोजिशन भी नहीं है, तो वो कंबशन अच्छे से हो रहा है। तो यहां से हमें समझ में आता है कि कंबशन दो तरह का होता है फॉर डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली क्लीन फ्लेम ही देते हैं और अनसैचुरेटेड जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो येलो फ्लेम ही देते हैं। So this is all about the combustion reaction. Then we have another type of reaction which is important, oxidation.
अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन स्पेसिफिकली हमारे एग्जाम में एक ही टाइप की ऑक्सीडेशन है इन योर सीबीएसई सिलेबस, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। एक ही रिएक्शन है आपके सिलेबस में। तो अगर आपको इथेनॉल का फॉर्मूला पता है तो ये है C2H5OH। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3CH2OH, ये एक ही बात है। तो अगर हम इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इथेनोइक एसिड में। व्हाट इज इथेनोइक एसिड? CH3COOH। ये हमने फंक्शनल ग्रुप्स में भी स्टडी किया था कि जब COOH लग जाता है तो प्रीफिक्स या सफिक्स के फॉर्म में लग जाता है इथेनोइक एसिड, और जब OH ग्रुप लगा है तो वो हो जाता है ओल, तो इट इज इथेनॉल बेसिकली। लेकिन ये रिएक्शन अपने आप तो नहीं होगी, यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होना। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बिना रिएक्शन तो नहीं हो पाएगी। क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो हमेशा रेडी रहते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। तो बेसिकली एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। फर्स्ट इज अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं अल्कलाइन KMNO4, और दूसरा है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। फॉर्मूला वाइज है एसिडिक K2Cr2O7। अब देखिए दोनों कंपाउंड्स में यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रही है आपको, यहाँ पे O4 है और यहाँ पे O7 के रूप में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो जब ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो बेसिकली जिनके रिडक्शन होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बन जाते हैं, है ना, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इनके पास ऑक्सीजन है, ये अपना ऑक्सीजन दे देंगे, लॉस कर देंगे तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कुछ सब्सटेंसेस जो हैं, सम सब्सटेंसेस आर केपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर, मतलब दूसरों को ऑक्सीजन दे देते हैं, तो पहले खुद के पास तो होनी चाहिए ना। अब देखिए KMNO4 में भी 4 ऑक्सीजन है और पोटेशियम डाइक्रोमेट के मॉलिक्यूल में भी आपको 7 ऑक्सीजन एटम्स दिख रहे हैं, मतलब इनके पास भर भर के ऑक्सीजन है, तो ये दे सकते हैं ना, दे आर केपेबल ऑफ गिविंग इट टू अदर्स। तो दैट मीन्स अगर ये खुद का लॉस ऑफ ऑक्सीजन कर देंगे तो दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वही होते हैं जो बेसिकली दूसरों को ऑक्सीजन दे देते हैं, इसीलिए इन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेंगे, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो कि एल्कोहल्स को एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। Hence they are known as oxidizing agents. एक ही रिएक्शन है इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड फॉर ऑक्सीडेशन, जो हमें याद रखनी है। अब यहाँ पे एक्टिविटी देखिए, टेक 3 ml ऑफ इथेनॉल। अब देखिए 3 ml 5 ml कितना भी मेंशन्ड हो, बेसिकली लेना है इथेनॉल C2H5OH। टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसको थोड़ा सा वार्म कर लेंगे, फिर उसमें 5% सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब मैं यहां लिखूंगी प्लस ऑक्सीजन, और साथ में क्या डाला है? कैटलिस्ट डाला है। कौन सा कैटलिस्ट? एल्कलाइन KMNO4। ये आपको यहां मेंशन करना होगा, या फिर आप ले लीजिए एसिडिफाइड K2Cr2O7। इनके बिना ये रिएक्शन नहीं होगी। क्वेश्चन आता है, डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट परसिस्ट व्हेन एडेड इनिशियली, या फिर वाई डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट नॉट डिसअपीयर व्हेन एक्सेस इज एडेड। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप KMNO4 को डालेंगे तो KMNO4 का कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां रिएक्शन हो गई है, इसने ऑक्सीजन दे दिया है। सिमिलरली अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे तो उसका भी कलर चेंज होगा, परसिस्ट तो नहीं करेगा, सेम कलर तो नहीं रहेगा। इसका मतलब अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में KMNO4 या फिर K2Cr2O7 को यूज करते हैं तो इनका कलर रिएक्शन में परसिस्ट नहीं करता, चेंज हो जाता है।
पोटेशियम परमैंगनेट अगर मैं कहूं तो जो आपका KMnO4 है ये होता है डीप पर्पल, डार्क पर्पल कलर का, वायलेट कलर कहते हैं जिसको। और जो आपका K2Cr2O7 होता है ये होता है ऑरेंज कलर का। ठीक है, तो जैसे रिएक्शन में आप इसको ऐड करेंगे तो इनका कलर चेंज होगा, जिससे पता चल जाएगा कि रिएक्शन हो रही है। अब इसको कलर याद रखने की एक ट्रिक भी है, अगर आप भूल जाएंगे तो देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट, पर मैग्नेट, यहाँ पे पर वर्ड यूज हो रहा है तो पर से पर्पल याद रहेगा। डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट इज रिलेटेड टू डाई ऑरेंज मेट। डाइक्रोमेट का प्रोनाउंसिएशन इसके जैसा मिलता है, डाई ऑरेंज मेट कह सकते हैं। तो आपको बेसिकली कलर याद रखना है। क्वेश्चन ये पूछा था क्या कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट परसिस्ट करेगा जब इसको आप इनिशियली ऐड करेंगे, जब आप स्टार्टिंग में डालेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होगा, इनिशियल कलर तो यही है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको ऐड करते जाएंगे कलर गायब हो जाएगा। गायब होने का मतलब रिएक्शन हो गई है। कलर गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब भी कलर गायब हो जाएगा तो डार्क पर्पल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस में, इसका कलर गायब हो जाएगा। लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पहचान है लैब में जब हम रिएक्शन को करते हैं कि रिएक्शन हो गई है या नहीं हुई है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा है कि भाई वाई डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट नॉट डिसअपियर व्हेन एक्सेस इज एडेड। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने एक्सेस में डाल दिया, बहुत सारा डाल दिया है, तो जितना कंज्यूम होगा उतनी का ही कलर चेंज होगा ना। जो एक्स्ट्रा डाला है उसका कलर तो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर आप बहुत सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे तो सारा का सारा कलर चेंज आपको दिखाई नहीं देगा। लिमिटेड अमाउंट में डालेंगे जितना रिक्वायर्ड है तो हमें कलर का चेंज दिखेगा, जो कि एक रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है, पता चलता है कि रिएक्शन हो रही है। आई होप दिस एक्टिविटी क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। तो यहाँ मैं एक बार आंसर भी लिख देती हूँ, यहाँ हो जाएगा CH3COOH। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन में यहाँ पे आपको एरो के ऊपर ये अल्केलाइन KMnO4 या फिर डाइक्रोमेट लिखना बहुत जरूरी है। अब बच्चे बोलेंगे दोनों में से एक लर्न कर सकते हैं, नहीं, दोनों लर्न करने हैं, बिकॉज समटाइम्स CBSE कुछ भी लिख के दे देता है। राइट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन, तो हो सकता है रिएक्शन में लिखा हो कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है या KMnO4 है, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने एक ही लर्न किया होगा। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं और आपको याद रखने हैं, K2Cr2O7 डाइक्रोमेट and KMnO4 is मैग्नेट, परमैंगनेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज एडिशन रिएक्शन। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि भाई एडिशन रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए होती है जिनके अंदर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, लेकिन अपने आप नहीं, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। तो अब यहाँ पे बात आती है कि भाई कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट क्या है, वो सब्सटेंस होता है दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो एक केमिकल रिएक्शन में बेसिकली पार्टिसिपेट करता है। कैसे पार्टिसिपेट करता है, विदाउट गेटिंग कंज्यूम्ड, खुद यूज हुए बिना, मतलब काम भी करा दिया और खुद इस्तेमाल भी नहीं हुआ, वो होता है कैटलिस्ट। तो इसका काम क्या है, डाला ही क्यों था इसको जब इसने कुछ करना ही नहीं था। तो करना तो था, ये स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, मतलब रिएक्शन को फास्टली करा देगा। इसके बिना करोगे तो स्लो रहेगी रिएक्शन। अब हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए हर अलग तरह का कैटलिस्ट होता है। तो यहाँ पे जो हम एडिशन रिएक्शन करते हैं बेसिकली इसमें हम लेते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब कि आप डबल बॉन्ड ले सकते हो कार्बन कार्बन में, इथीन बन जाएगा ना ये। तो इसके अंदर अगर मैं H2 ऐड कर दूं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, कैटलिस्ट कौन सा, इसके केस में हमें कैटलिस्ट लेना होता है पैलेडियम या फिर निकल। तो मैं यहां लिख देती हूं Na या फिर PD। तो यहां क्या होगा, देखिए यहां पे H2 है, मतलब बेसिकली यहां पे H और H ऐसा है। तो अब यहां पे एक हाइड्रोजन इस वाले CH2 को दे देते हैं हम, और ये दूसरे वाला हाइड्रोजन दूसरे वाले CH2 को दे देते हैं। तो अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन बढ़ गया तो इट विल बिकम CH3, और दूसरे कार्बन का भी ऐसा ही है। अब कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना, टेट्रावेलेंसी, तो यहाँ पे रह जाएगा सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब जो ये पहले इथीन था अब ये इथेन हो गया है, जो ये पहले अनसैचुरेटेड था
इथीन की फॉर्म में अब ये इथेन बनके सैचुरेटेड कंपाउंड हो गया है। इसका मतलब एडिशन रिएक्शंस में अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कन्वर्ट हो जाते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल यूजिंग निकल कैटलिस्ट। तो इसका मतलब जो भी मार्केट में वेजिटेबल ऑयल होता है उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड करके उसको कन्वर्ट किया जाता है वेजिटेबल घी के अंदर। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसका मतलब जो ऑयल होगा वो अनसैचुरेटेड होता होगा, तभी वो रिएक्शन दे रहा है ना ये। और जो घी बन जाता है वो सैचुरेटेड होता होगा बिकॉज एडिशन रिएक्शंस में तो अनसैचुरेटेड ही सैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने को मिलता है, दैट इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये लैबोरेटरी में टेस्ट करने के काम आती है रिएक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अगर मुझे चेक करना है कि भाई जो भी कंपाउंड लैब में मुझे मिला है कि वो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो हम क्या कर सकते हैं उसके लिए? अगर हमारे पास कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ, सैचुरेटेड का मतलब आप समझ गए हैं, जिसमें कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होंगे। अगर मैं उसके अंदर Br2 यानी ब्रोमीन डाल दूं विद द हेल्प ऑफ CCl4, ये इसका सॉल्वेंट है जिसको आपने लेना है। अगर हम ब्रोमीन डालते हैं तो देखिए ब्रोमीन का खुद का कलर ब्राउन होता है, ब्राउन कलर की गैस है। और अगर रिएक्शन हो जाएगी तो इसका ब्राउन कलर गायब हो जाना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि सैचुरेटेड में तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं, नो रिएक्शन। इसका मतलब जो आपने ब्राउन गैस डाली थी वो बाद में ही ब्राउन ही रहेगी, नो कलर चेंज। तो अगर कंपाउंड सैचुरेटेड है तो नो ब्रोमीन वाटर टेस्ट, यहां पे ये टेस्ट नहीं आएगा। नो ब्रोमीन वाटर टेस्ट का मतलब है ब्राउन कलर चेंज नहीं होगा, ब्राउन विल परसिस्ट, सेम ही कलर रह जाएगा। बट अगर दूसरे स्टूडेंट को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिला है, अनसैचुरेटेड का मतलब कोई ऐसा जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसा कोई, तो इसके अंदर अगर मैं ब्रोमीन ऐड करूंगी विद द हेल्प ऑफ CCl4 तो हमें पता है कि ब्रोमीन रिएक्शन में जाके ऐड हो जाएगा। अगर ये डबल बॉन्ड हुआ तो यहाँ पे भी ब्रोमीन ऐड होगा, यहाँ भी ब्रोमीन ऐड होगा, तो बदले में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब अब ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो गया। सोचने वाली बात यह है कि ब्रोमीन तो ब्राउन कलर का था ना, लेकिन ये ब्राउन तब तक था जब तक ये Br2 के फॉर्म में था। अब जब ये ऐड हो गया है तो बाद में अभी Br2 तो नहीं रहा, अब यहाँ इसका कलर हो जाएगा गायब, कलरलेस हो जाएगा ये। इसका मतलब अगर हम लैब में टेस्ट करते हैं कि हमने एक ड्रॉप ब्रोमीन का डाला और अगर वो सॉल्यूशन ब्राउन ही रह गया शेक करने के बाद, तो इसका मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रही, नो रिएक्शन है, तो इसका मतलब वो कंपाउंड सैचुरेटेड होगा, क्योंकि एडिशन रिएक्शंस तो सिर्फ अनसैचुरेटेड के लिए होती हैं। और अगर वो कंपाउंड अनसैचुरेटेड हुआ तो डेफिनेटली उसमें ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ऐड कैसे होगा? दोनों कार्बन पे एक एक ब्रोमीन एटम लग जाएगा। इसका मतलब ब्रोमीन का कलर गायब हो जाना चाहिए, तो कलर डिसअपियर होगा, ब्राउन से कलरलेस हो जाएगा। इस टेस्ट को हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट या फिर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये 100% कंफर्म करता है कि कोई कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। लेट मी गिव अ रिकैप। एडिशन रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देते हैं, सैचुरेटेड नहीं देते हैं। लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाम से ही पता लगता है कि जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि भाई ये रिएक्शंस सैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए होती हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड गिव दीज रिएक्शंस। कौन से होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड? जिनमें कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेती हूं मीथेन। मीथेन क्या होता है? CH4। इसमें हमने ऐड किया Cl2। किसकी प्रेजेंस में? अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं। हर रिएक्शन की अलग कंडीशन होगी। क्लोरीन को हम सनलाइट की प्रेजेंस में ऐड करते हैं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। क्या मतलब? क्लोरीन कुछ ऐसा है ना, तो अगर ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, ये
इसको रिप्लेस कर दे, इसकी सब्स्टिट्यूशन करा दे, इसकी जगह ले ले, तो मतलब क्लोरीन यहां आ जाएगा। बाकी 3 हाइड्रोजन तो अनअफेक्टेड ही हैं। अब यहां से जो H आउट हुआ और यहां पे जो Cl रह गया, इट विल बिकम HCl। सो हमारा प्रोडक्ट हुआ मिथाइल क्लोराइड। आपने इनिशियली मिथेन लिया था जो कन्वर्ट हो गया है मिथाइल क्लोराइड में। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जल्दी से रिकैप करते हैं। रिकैप में हमने पढ़ा है 4 टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ी हैं हमने, कि अगर कोई कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है या फिर कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसा कोई भी कंपाउंड अगर आपके पास है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शंस भी देते हैं, एडिशन रिएक्शंस भी देते हैं। बेसिकली इसमें हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो, Br2 ऐड कर सकते हो। कंबशन रिएक्शंस भी देते हैं, तो ऑब्वियसली कंबशन रिएक्शन तो सारे देते हैं, जैसे में हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं। और इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी देते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। बट अगर वो सैचुरेटेड कंपाउंड हुआ, सैचुरेटेड का मतलब क्या, जिसमें कार्बन और कार्बन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, तो ऐसे वाले जो भी कंपाउंड्स होंगे वो कंबशन रिएक्शन तो देंगे, जला तो सकते ही हैं उसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी देंगे, मतलब ऑक्सीडाइज भी किया जा सकता है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देंगे। इसका मतलब एक ही डिफरेंस है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शंस देते हैं जो कि सैचुरेटेड नहीं देते, और सैचुरेटेड जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं जो अनसैचुरेटेड नहीं देते। तो इनको चेक कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ दीज 4 रिएक्शंस। हाँ, हर रिएक्शन का अलग कैटलिस्ट है, अलग कंडीशन है, वो हमें याद रखनी होगी। थैंक यू so much for watching. We will be covering next important topic soon, that is soap and detergent. Stay connected and thank you so much for learning.